हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। हम लोगों का जो केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर चल रहा है, रासायनिक नियंत्रण और समन्वय वाला, उस चैप्टर में हम लोग थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, सारे गोनट्स मतलब टेस्टिस, ओवरीज और प्लेसेंटा, इतने सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स और इवन पेनक्रियाज पेनक्रियाज भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब जो आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं, बेसिकली ये जो आर्गन है, ये आर्गन जब भी हम बात करते हैं इनके फंक्शन की, तो ये हार्मोन सिक्रेशन के बारे में जब अपन सोचते हैं कि ये हार्मोन से भी सिक्रेट करते होंगे, तो थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा लगता है कि ये आर्गन का हार्मोन सिक्रेशन में क्या रोल होगा। तो ये समवाट समवेयर हार्मोन्स रिलीज करते हैं, इनके हार्मोन्स भी कम होते हैं और उन हार्मोन्स का ऐसा कोई ऑल राउंड इफेक्ट नहीं होता बॉडी में, बट उनका एक स्पेसिफिक रोल है और वो रोल वो हमारी बॉडी के अंदर प्ले करते हैं। जैसे किडनी, किडनी के बारे में हर व्यक्ति का ये नॉलेज है हमारा कि किडनी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है और यूरिन फॉर्मेशन करती है, मतलब रक्त को छानती है और मूत्र निर्माण करती है। ये सबको मालूम रहता है, ठीक है। ब्लड पीएच को मेंटेन करके रखती है, ये सारे किडनी के फंक्शन। बट जब भी किसी बच्चे से अगर आप पूछेंगे कि किडनी के द्वारा सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स के नाम बताइए, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाएगा कि किडनी से भी हार्मोन्स निकलेंगे, क्योंकि किडनी तो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, बट इसका जो कुछ पार्ट रहता है उससे हार्मोन्स निकलते हैं। तो किडनी के द्वारा दो हार्मोन निकलते हैं, और ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते, बच्चे पूरा सेंटर कर देते सारी एंडोक्राइन ग्लैंड पे कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ लो, इनमें से आएंगे क्वेश्चन, जबकि वो फिर ऐसे टाइप के छुपी हुई हार्मोन्स के नाम भी पूछ लेते परीक्षा में। अभी हालांकि 11th में तो मुश्किल है आपको बोर्ड के एग्जाम में के किडनी के हार्मोन्स वाला, पर आप किडनी के फंक्शन में लिख सकते हो। मतलब जैसे ऐसा क्वेश्चन आया कि राइट द फंक्शंस ऑफ किडनी, मतलब वृक्क के कार्य लिखिए, उसमें अगर ये आप दोनों पॉइंट ऐड करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो किडनी के द्वारा दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक हार्मोन का नाम होता है रेनिन। अब ये भी कंफ्यूज करता है, रेनिन एक एंजाइम भी और रेनिन एक हार्मोन भी। रेनिन जो एंजाइम होता है वो हमारे गैस्ट्रिक जूस में निकलता है, हमारे जठर रस में, जो स्टोमक में फूड का डाइजेशन करता है, प्रोटीन का डाइजेशन में हेल्प करता है, मिल्क की केसिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता हो। तो ये भी एक कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, तो इसकी स्पेलिंग में है थोड़ा सा, जैसे ये लिखी है RENNIN, जब ये लिखा रहे ना तो समझ लेना ये हार्मोन है, और अगर REIN लिखा है तो ये एंजाइम है। इतना सा अंतर है बस, मतलब एक सिंगल एक लेटर से कंफ्यूज हो रहा है, आप सोचो। मतलब रेनिन क्या है, RENIN, रेनिन एंजाइम है, और वो कहाँ सिक्रेट होगा, जब हम खाना खाते हैं, और जो खाना हम बकल कैविटी से सीधा हमारी स्टोमक में जाता है, हमारे आमाशय में जाता है, तो हमारे स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है। उस गैस्ट्रिक जूस में प्रोटीन को और लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम में पेप्सिन और रेनिन दो इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं, और लिपिड को डाइजेस्ट करने में गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम होता है ना। और एक और भी रहता है म्यूसिन, गैस्ट्रिक म्यूसिन, वो हालांकि डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, बट वो हमारे स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द
नेगेटिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हमारे स्टोमक के अंदर निकलता, हमारे आमाशय में निकलता है। ये सब चीजें आपको भले ही सिलेबस से इलिमिनेट कर दी गई है, बट अभी तो आपकी इलिमिनेट हो गई चलो, बट जब सपोज करो आपका सिलेक्शन हो गया और आप किसी मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए, तो मेडिकल कॉलेज में जब जाओगे तो वहां पे इंसान की बॉडी में से डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ी इलिमिनेट हुआ है, कोर्स में से हो गया है भले ही। और पूरी दुनिया, सारा सारा कार्यक्रम हमारा हमारे पेट से चल रहा है। इंसान जी रहा है खाने के लिए, मर रहा है खाने के लिए, कमा रहा है खाने के लिए। तो जब तक आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम तो नॉलेज होना चाहिए, तो इन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफी करी इस चैप्टर को हटा के, हटाना नहीं था। ठीक है, दूसरा हार्मोन जो निकलता है वो होता है एरिथ्रोपोइटिन। अब फिर इसमें भी कंफ्यूजन है। इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट आरबीसी का टेक्निकल नेम है। तो इससे तो बच्चे कंफ्यूजन निकाल देते हैं कि हाँ इरिथ्रोपोइटिन है, तो डेफिनेटली इसका कहीं ना कहीं रोल आरबीसी के निर्माण में होगा। तो ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो रहता है ना, हमारी जो ये बोन मेरो होती है, जो लंबी लंबी हड्डियों में, उन बोन मेरो में जब ब्लड का फॉर्मेशन होता है, मतलब जब रक्त का निर्माण होता है, तो ये आरबीसी के मेचुरेशन में या आरबीसी के प्रोलिफरेशन में और आरबीसी के फॉर्मेशन में, मतलब फॉर्मेशन, प्रोलिफरेशन एंड मेचुरेशन, इन तीनों में ही इसकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। मतलब आरबीसी के निर्माण में, उनके परिपक्वन में ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एरिथ्रोपोइटिन। इट मीन्स कि दो किडनी से हार्मोन निकलते हैं। एक हार्मोन होता है हमारा कौन सा, रेनिन, और दूसरा होता है एरिथ्रोपोइटिन। रेनिन का जो फंक्शन है वो यूरिन फॉर्मेशन में वो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो किडनी भी हो गई, आज आपको पता चल गया किडनी से भी हार्मोन से निकलते हैं। ठीक है ना, किडनी के जो आपको फंक्शन अभी तक याद थे वो तो बहुत ही बढ़िया अच्छी बात है। अब अगर मैं आपसे पूछूं हार्ट से निकलने वाले हार्मोन का नाम बताओ, तो हार्ट से भी हार्मोन निकलता है। ठीक है ना, तो हार्ट से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम होता है ANF शॉर्टकट में। ये नीट की एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, इसका पूरा नाम होता है ANF, कैपिटल A, कैपिटल N और कैपिटल F। इसका पूरा नाम होता है एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। ये जो हार्मोन होता है ये हमारे बॉडी में जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है, जब मूत्र का निर्माण होता है, तब इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये हार्मोन हमारे ब्लड में जो सोडियम क्लोराइड है, उस सोडियम NaCl के बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, और ये हमारे ब्लड प्रेशर को लोवर्ड कर देता है, मतलब रक्त दाब को कम कर देता है। ठीक है, तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब आज आपको एक और चीज पड़ गई कि हार्ट से भी हार्मोन निकलता है, ANF हार्मोन, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। ठीक है, और हार्ट का आपको जो कॉमन फंक्शन है वो तो सबको याद रहता है कि हार्ट जो रहता है, इट पंप द ब्लड, ये रक्त को पंप करता है हमारे शरीर के समस्त भागों तक। दो ये आपको मतलब हार्ट का भी हार्मोन पता चल गया, किडनी के भी चल गए। अब हमारा जो मैंने अभी आपको स्टोमक तक तो ले ही गया था डाइजेशन में, स्टोमक के नीचे जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है स्टोमक में भोजन कम से कम 2 से 2.5 घंटे रहता है। मतलब जो हम खाना खाते हैं वो खाना लगभग टू एंड हाफ आवर्स, मतलब 2 से 2.5 घंटे तक भोजन हमारा स्टोमक में रहता है, आमाशय में रहता है। स्टोमक जो भोजन रहता है वो गैस्ट्रिक जूस की एक्टिविटी से, मतलब जठर रस की अभिक्रिया से पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। पेस्ट मतलब समझते हो, जैसे टूथपेस्ट होता है, जो भी टूथपेस्ट अपन लेते ब्रश पे निकालते तो कैसा रहता है, बिल्कुल एकदम चिपचिपा लुगदी जैसा, ऐसा हमारा फूड हो जाता है स्टोमक में। फूड की इस स्टेट को हम लोग काइम कहते हैं। ठीक है ना, जब ये काइम बन जाता है स्टोमक में तो वह एलिमेंट्री कैनाल के अगले वाले भाग में जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो अगला भाग होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब जिसको हम लोग छोटी आंत्र कहते हैं। छोटी आंत जो रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन, वो 3 भागों में बटी होती है,
डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। तो जो डिओडिनम होता है उसमें फूड का डाइजेशन होता है, ठीक है ना। इलियम में फूड का डाइजेशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एक भाग होता है उससे इंटेस्टिनल जूस भी निकलता है, मतलब आंतरी रस भी निकलता है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के डाइजेशन के लिए 3 जूस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो होता पित्त रस जो यकृत से निकलता है, दैट इज कॉल्ड बाइल जूस सिक्रेटेड फ्रॉम लीवर। दूसरा होता अग्नाशय रस, पेनक्रियाटिक जूस, जो अग्नाशय से या पेनक्रियास से निकलेगा। और तीसरा होता आंतरी रस, इंटेस्टिनल जूस, जिसको हम लोग सक्कस इंटेरिकस भी कहते हैं, विच इज सिक्रेटेड इटसेल्फ बाय द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत की भित्तियों में पाए जाने वाली कोशिकाओं से निकलता है। उन कोशिकाओं को हम क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कून भी कहते हैं, वहां से ये निकलता है यहाँ, ये सक्कस इंटेरिकस। इसी रीजन में 6 हार्मोन भी निकलते हैं। इन 6 हार्मोन का जो रोल होता है, क्योंकि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में निकल रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनका फंक्शन कहीं ना कहीं केवल हमारी जो डाइजेशन, फूड के डाइजेशन की जो प्रोसेस है, मतलब जो भोजन के पाचन की जो प्रक्रिया है, उसी को रेगुलेट करने वाला काम होता है। कहीं से कहीं तक इनका ग्रोथ और डेवलपमेंट में इनका कोई रोल नहीं। बट हाँ, चूंकि हार्मोन्स का अपन, जब भी हम हार्मोन की बात करते हैं तो हम लोग हार्मोन के फंक्शन में अपन ने पढ़ा था, जब चैप्टर के शुरुआत में मैंने बताया था कि हार्मोन्स रेगुलेट आवर बीएमआर, मतलब हार्मोन्स हमारे बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करते, तो उसमें ये फंक्शन आ जाता है। तो ये जो वाला भाग है इसका, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला भाग, इससे ये 6-7 हार्मोन निकलते हैं। इन हार्मोन्स के बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बॉडी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही सही, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इनको एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। तो इनमें से जो पहला हार्मोन जो निकलता है वो निकलता गेस्ट्रीन। क्या निकलता? गेस्ट्रीन, जैसे नाम ही उसका गेस्ट्रीन है। तो ये हार्मोन क्या काम करता है, जो आपका गेस्ट्रिक जूस होता है, जो जठर रस होता है, जो कि अमाशय में निकलता है, उसके स्त्रावण को प्रेरित करता है। मतलब इट स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ गेस्ट्रिक जूस फ्रॉम द वॉल ऑफ स्टोमक। हमारा जो अमाशय रहता है, ऐसा रहता है, उस अमाशय की जो वाल रहती है उसमें ग्लैंड रहती है, ग्रंथि रहती है। उन ग्रंथि को हम लोग गैस्ट्रिक ग्रंथि या हिंदी में जठर ग्रंथि कहते हैं, इंग्लिश में गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। उन गैस्ट्रिक ग्लैंड से हार्मोन्स और एंजाइम से निकलते हैं गैस्ट्रिक जूस के रूप में। उसमें मैंने अभी आपको कहा था कि पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन और एचसीएल, ये सारी चीजें रहती है। उन सब चीजों का सिक्रेशन, उन सब गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन, और गैस्ट्रिक जूस में जो भी एंजाइम है और जो भी एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो कब रिलीज होंगे? जब ये हार्मोन निकलेगा, गेस्ट्रिन हार्मोन। और एक बहुत सरल भाषा में बता दूं मैं आपको, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं आपको, कि ये हार्मोन हमारे भूख के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब गैस्ट्रिक जूस जब तक नहीं निकलेगा आपको भूख का एहसास नहीं होगा। आपको भूख कब लगेगी, आपको खाना खाने की इच्छा कब होगी? जब आपके गांव की भाषा में कहते हैं मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो पेट में चूहा कहां से घुसेगा? घुसने की कोई जगह ही नहीं है। तो वो चूहा क्या है? गैस्ट्रिक जूस है। क्या है वो गैस्ट्रिक जूस को ही चूहा कहते हैं, ठीक है ना। और उस गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को ये हार्मोन रिलीज करेगा, गेस्ट्रिन, ठीक है। दूसरा हार्मोन जो है वो आपका सिक्रेटिन है, ठीक है ना। सिक्रेटिन, और इसी के नीचे एक और लिखा है पेनक्रियोजाइमिन। सिक्रेटिन और पेनक्रियोजाइमिन जो हार्मोन है, इनका दोनों का फंक्शन मोर और लेस सेम है, ठीक है ना। दोनों का मोर और लेस सेम क्या है कि दोनों हार्मोन, जो हमारा पेनक्रियाज होता है, अग्नाशय होता है, उससे पेनक्रियाटिक जूस या अग्नाशय रस के स्त्रावण को प्रेरित करते हैं। जो पेनक्रियाटिक जूस होता है उसमें भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले, फैट्स को डाइजेस्ट करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक लाइपेज, है ना, ये सारे एंजाइम उसके अंदर रहते हैं पेनक्रियाटिक जूस में। और आपको पेनक्रियाटिक जूस का एक, पेनक्रियाज का एक और आप भी मालूम ही है, पढ़ ही दिया मैंने, कि इसका कुछ भाग एंडोक्राइन भी होता है, जिसको हम लोग आइसलेट्स ऑफ लैंगरहेंस कहते हैं। उसमें अल्फा, बीटा और गामा सेल होती है, जिनसे 3 हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन। वो हम लोग उसके
एंडोक्राइन वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो वो मैं आपको यहाँ पे केवल आपको माइंड रिकॉल करवा दिया। तो ये सिक्रेटिन और जो पेनक्रियोजाइमिन है, इन दोनों हार्मोन का फंक्शन सेम है। इन दोनों हार्मोन का फंक्शन सेम क्या है कि ये अग्नाशय रस के स्त्रावन को प्रेरित करेंगे, मतलब दे स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। ओके, फिर उसके बाद है कोलिसिस्टोकाइनिन। 11th के बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार इसको शॉर्ट फॉर्म में पूछ लिया उन्होंने कि CCK का पूरा नाम लिखिए, राइट द फुल फॉर्म ऑफ CCK। CCK का फुल फॉर्म होता है कोलिसिस्टोकाइनिन। ये जो हार्मोन होता है CCK, ये हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा लीवर होता है, उस लीवर को बाइल जूस सिक्रेट करने के लिए प्रेरित करता है, मतलब यकृत को पित्त रस स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। और आपको सभी को मालूम है बाइल जूस में भले कोई एंजाइम नहीं होता है, मतलब पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, बट ये फूड के डाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग साल्ट होते हैं, इसमें प्रबल लवण होते हैं, स्ट्रॉन्ग साल्ट होते हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, सोडियम टारोकोलेट, ठीक है ना, जो फैट्स का इमल्सिफिकेशन करते हैं, मतलब वसा का पाइसीकरण करते हैं, ठीक है ना। और जिससे क्या होता है, हमारा जो एंजाइम है, उन एंजाइम का जो रेट ऑफ रिएक्शन फैट्स के ऊपर, वसा के ऊपर बढ़ जाती है, और वो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। कभी आपने इमेजिन करा जब आप खाना खा लेते हो, खाना खाने के बाद अगर आपने आपके खाने की सब्जी में जो तेल रहता है वो आपकी उंगली पे लगा रहता है, बहुत बार आप उसे सिंपल पानी से धो, सिंपल हाथ आपने पानी से धो लिया टेप वाटर में, तो बहुत बार आपने देखना आपके हाथ चिपचिपे ही बने रहते। सोचो जब आप पानी से नहीं निकल रहा वो फैट्स, तो वो कितना स्ट्रांग होगा, कैसे उसका डाइजेशन हमारी बॉडी में होता होगा। तो उसके मॉलिक्यूल को लूज करने के लिए बाइल साल्ट सिक्रेट होते हैं, पित्त लवण सिक्रेट होते हैं। और वो बाइल साल्ट किस जूस में रहते हैं, बाइल जूस में रहते हैं, मतलब पित्त लवण किस रस में रहते हैं, पित्त रस में। और पित्त रस का ऐसे निकलेगा यकृत से, लीवर से। और आप सभी को मालूम है लीवर हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो उसके हार्मोन के सिक्रेशन, उसके जूस के सिक्रेशन को ये हार्मोन प्रेरित करेगा। अगला है एंटेरोक्राइनिन या ड्यूरोक्राइनिन, ये और एक विलिक्राइनिन। ये हार्मोन क्या करते हैं, ये हार्मोन जो हमारी बॉडी में जो फूड का डाइजेशन हो जाता है, मतलब ऐसा बताते हैं कि जो फूड है इट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड अप टू द इलियम, मतलब इलियम में फूड का पूर्ण पाचन हो जाता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, छोटी आंत का तीसरा इंपॉर्टेंट भाग होता है। इलियम में फूड का डाइजेशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है, मतलब अवशोषण भी होता है और पाचन भी होता है। तो जो हमारी बॉडी के लिए जो खाना हमने खाया है, उस खाने में से हमारे शरीर के लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है, जिनका हमारी बॉडी में डाइजेशन हो चुका है, जैसे प्रोटीन का फाइनल डाइजेशन हो जाता है अमीनो एसिड के रूप में, कार्बोहाइड्रेट का फाइनल डाइजेशन हो जाता है सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। इनमें जो हमने लिपिड्स या फैट्स खाए हैं, इनका डाइजेशन हो जाता फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। यदि आपने लाइव फूड खाया है, जैसे मान कर आपने दही खाया है, तो उसमें जो बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का डीएनए है वो डाइजेस्ट हो जाएगा आपका न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में, ठीक है ना। विटामिन तो जिस रूप में लेते हैं उसी रूप में हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, मिनरल्स जिस रूप में लेते हैं उसी रूप में हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है ना। तो ये जब फाइनल डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर फूड का हो जाता है, तो उस डाइजेस्टेड फूड में से जो न्यूट्रिएंट है, जो आवश्यक पोषक तत्व है, वो हमारी बॉडी को मिल जाए, तो उनका एब्जॉर्प्शन, उनका अवशोषण होना बहुत जरूरी है। और उनका जो एब्जॉर्प्शन और अवशोषण जो होता है, उसके लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन से, एंटेरोक्राइनिन, डिओक्राइनिन और विलिक्राइनिन। क्योंकि आपको मालूम है, अभी मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब पढ़ाई थी, जब भी बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है इस रीजन की सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, वो उसमें ऐसे उंगली जैसे प्रोसेस पाए जाते हैं जिनको माइक्रोविलाई कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, माइक्रोविलाई। वो माइक्रोविलाई फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और वो जो माइक्रोविलाई होते हैं, वो इतनी बड़ी हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, 14 मीटर लंबी।
उस इलियम वाले भाग में ही रहते हैं। सोचो आप, इलियम वाले भाग में रहते हैं, वहीं से वो क्या काम करते हैं, उस जो हमारे लिए बॉडी के लिए जो जो आवश्यक है उसको एब्जॉर्व करके ब्लड को दे देते हैं, ब्लड उसे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है। और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द फूड है जो हमारी बॉडी के लिए ना हो, किसी काम का नहीं है, वो उसको हमारी बॉडी से मतलब जितनी जल्दी रिमूवल हो जाता फेसेस के रूप में, मल के रूप में, वो हमारी बॉडी में आगे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता, बड़ी आंत में। बड़ी आंत का एक भाग होता है रेक्टम, रेक्टम में वो इकट्ठा हो जाता है। जब रेक्टम वो फूल भर जाता फेसेस से, जिसको हम लोग गांव की भाषा में मल कहते हैं, ठीक है ना, और उससे जब वो भर जाता है तो अपने को मल त्यागने की इच्छा होती है और उसे हम एनस से बॉडी से बाहर कर देते हैं, है ना। तो वो ठीक है ना, उतना आप डिटेल नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। लास्ट है आपका एंटेरोगेस्ट्रॉन, ये लास्ट हार्मोन है इसका, इस रीजन का, गेस्ट मतलब इंटेस्टाइन वाले भाग से निकलने वाले हार्मोन का। ये हार्मोन क्या काम करेगा, एंटेरोगेस्ट्रॉन गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को इनहिबिट करेगा। मतलब ये गैस्ट्रिक जूस लगातार ना निकले, नहीं तो तुम्हें दिन भर भूख लगती रहेगी, ठीक है ना। ये जब निकलेगा गैस्ट्रिन, तो इसको रोकने के लिए ये निकलेगा। फिर जब आप खाना खा लोगे, गैस्ट्रिक जूस की एक्टिविटी खत्म हो गई, अब आपको लगने लग गया सेटिस्फाइड कि नाउ यू आर सेटिस्फाइड, आपका स्टोमक सफिशिएंट हो गया, फूड से भर गया है, ठीक है ना, तो ये हार्मोन निकलेगा एंटेरोगेस्ट्रॉन। ये एंटेरोगेस्ट्रॉन इस गैस्ट्रिक जूस की एक्टिविटी, गैस्ट्रिन हार्मोन के सिक्रेशन को रोक देगा। गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन रुक जाएगा तो गैस्ट्रिक जूस नहीं निकलेगा, गैस्ट्रिक जूस नहीं निकलेगा तो आप अगले मील के लिए, अगले भोजन के लिए आप तैयार नहीं रहोगे मेंटली भी, ठीक है ना, क्योंकि आपको खाने की इच्छा ही नहीं होगी। तो ये एंटेरोगेस्ट्रॉन का काम क्या है, गैस्ट्रिन के सिक्रेशन को रोकना। तो ये आपके 6 हार्मोन, 7 हार्मोन थे। गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक जूस के या जठर रस के स्त्रावन को प्रेरित करेगा, सिक्रेटिन पेनक्रेटिक जूस या अग्नाशय रस के स्त्रावन को प्रेरित करेगा, पेनक्रियोजाइमिन ये भी यही कार्य करेगा, कोलिसिस्टोकाइनिन पित्त रस के स्त्रावन को प्रेरित करेगा, बाइल जूस के सिक्रेशन को इनिशिएट करेगा, एंटेरोक्राइनिन या ड्यूरोक्राइनिन ये क्या काम करेगा, फूड जो है आपके फूड के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, एंटेरोगेस्ट्रॉन गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को इनहिबिट करेगा। इस प्रकार से ये हार्मोन्स हमारी इंटेस्टाइन के अंदर निकलते हैं। इनको सबको मिलाकर हम लोग गैस्ट्रिन हार्मोन्स भी कह सकते, सबको, या डाइजेस्टिव हार्मोन्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। समझ में, डाइजेस्टिव जूस के नाम तो सुने आपने पाचक रसों के, अब आपको आज एक नया नाम सुना, डाइजेस्टिव हार्मोन्स। और ये हमारे फूड के डाइजेशन से लगा के उसके एब्जॉर्प्शन, मतलब भोजन के भूख लगने से लगा के भोजन के पाचन और भोजन के अवशोषण, तीनों कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब भूख भी इन्हीं से लगेगी, भोजन का पाचन भी इनसे ही होगा और भोजन का अवशोषण भी इनसे ही होगा। मतलब तीनों, मतलब टोटल कुल मिला के बाद ये हार्मोन हमारे डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड है। मतलब उसकी सही से फंक्शनिंग हो, मतलब उसका सही से कार्य हो, वो सही से उसको फूड हम खाएं, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और हमारी बॉडी के अंदर वो फूड हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट के रूप में मिल भी जाए, ये सारे काम करने के लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये हमारी 3 ग्लैंड हुई आज, एक तो किडनी एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड, हार्ट एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड और डाइजेस्टिव सिस्टम एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना। हालांकि मैंने कहा ना इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं परीक्षा के अंदर, चांस है। अब हमारी 2 ग्लैंड और बची, उसी के साथ आज हम चैप्टर खत्म कर देते हैं। एक है थाइमस ग्लैंड। थाइमस जो ग्लैंड होती है इसको हम लोग वैधता की घड़ी भी कहते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्लॉक ऑफ एजिंग। ये जो ग्लैंड होती है, ये ग्लैंड हमारे दोनों लंग्स के बीच में स्थित होती है और ये ग्लैंड जन्म से लगा के प्यूबरिटी तक, मतलब जन्म से लगा के, मतलब जब बच्चे का जन्म होता है और जब उसके अंदर लैंगिक परिपक्वता आती है, मतलब जिसको अंग्रेजी में प्यूबरिटी कहते हैं, तब तक ये ग्लैंड जो है ना धीरे धीरे इसका साइज बढ़ता है, ठीक है ना। और जैसे जैसे फिर उसके बाद प्यूबरिटी के बाद, मतलब जैसे आपकी एज 15-16 साल हो गई, 15-16 साल के बाद ये ग्लैंड धीरे धीरे
इसका साइज डिक्रीज होने लगता है। और एक 50-60 साल की एज के बाद तो ये एक सैंड के रूप में, एक अवशेष के रूप में हमारी बॉडी के अंदर रहती है। तो ऐसा माना गया कि जैसे जैसे इस ग्लैंड का साइज कम होता जाएगा वैसे वैसे हमारी एज प्रोग्रेस होती जाएगी। मतलब जैसे जैसे ग्रंथि आकार में छोटी होगी वैसे वैसे हमारी आयु में वृद्धि होगी। इसीलिए इसको वैधता की घड़ी कहते हैं, मतलब क्लॉक ऑफ एजिंग। वैधता मतलब इंसान की उम्र का बढ़ना और बुढ़ापे की ओर अग्रसर होना। ठीक है ना, समझ में आया कि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। अब पहले बच्चे का जन्म होता है तो शिशु रहता है, नवजात शिशु, फिर शिशु, फिर वो एडोलेसेंट चाइल्ड बनता है, फिर एडल्ट बनता है, फिर एडल्ट के बाद वो ओल्ड एज पर्सन बनता है, ओल्ड एज के बाद और ओल्ड एज पर्सन बनता है, और एट द एंड उसकी बॉडी में सेनिसेंस होता है, और उसके बाद सेनिसेंस के बाद इंसान की डेथ हो जाती है ना। तो ये हमारी बॉडी के अंदर जितने भी चरम आते हैं, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग एज के जो पड़ाव आते हैं, उन पड़ाव को उनके जो अलग अलग जो चरम है उनको रेगुलेट करने में इस ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए इस ग्लैंड को हम लोग क्लॉक ऑफ एजिंग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं वैधता की घड़ी। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के अंदर वन वर्ड में अनेक बार पूछा गया। किस ग्रंथि को वैधता की घड़ी के नाम से जाना जाता है? विच ग्लैंड इज कॉल्ड क्लॉक ऑफ एजिंग? तो इसका राइट आंसर होगा थाइमस ग्लैंड। ठीक है, इस ग्लैंड से ज्यादा हार्मोन नहीं निकलते, केवल एक सिंगल हार्मोन निकलता है, थाइमोसिन। ठीक है ना, ज्यादा टेंशन वाला काम नहीं, केवल आप तो इसको इतना सा याद रखो 11th क्लास में तो कि इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको वैधता की घड़ी के नाम से जाना जाता है, क्लॉक ऑफ एजिंग। इससे एक हार्मोन निकलेगा थाइमोसिन। ये थाइमोसिन हार्मोन जो रहता है, इस थाइमोसिन हार्मोन का फंक्शन होता है, ये हमारी जो बॉडी रहती है, हमारी बॉडी में जो बोन मेरो रहती है, अस्थि मज्जा जो हमारी लंबी लंबी हड्डियों में रहती है, वहां से ब्लड का जब फॉर्मेशन होता है तो दो प्रकार की लिम्फोसाइट सेल बनती है। एक तो होती बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। मतलब बी लिम्फोसाइट कोशिका और टी लिम्फोसाइट कोशिका जो हमारे ब्लड में रहती है और हमारी बॉडी की चीफ डिफेंस सेल है, मतलब मुख्य रक्षक कोशिका है। ठीक है ना, हमारे शरीर की सुरक्षा करती है, हमारे बॉडी की प्रोटेक्शन करती है। मतलब जो मान के चलना हमारे शरीर का मुख्य रक्षक प्रणाली है ये। इन जिनकी बॉडी के अंदर ये सेल काम करना नहीं बंद करती है, काम नहीं करती सही से, वो उन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है। ठीक है ना, तो टी सेल का काम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के अंदर घुसते हैं वो एंटीजन के रूप में, जैसे वायरस, बैक्टीरिया या और कोई पैथोजन या कोई एलर्जन, उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको पहचान करने का काम टी सेल करती है। और जब टी सेल उनको रिकॉग्नाइज कर लेती है कि भैया ये वायरस है, ये बैक्टीरिया है, ये एलर्जन है या और अदर कोई पैथोजन है, तो उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने का काम बी लिम्फोसाइट करती है। तो ये जो थाइमोसिन हार्मोन होता है, ये थाइमोसिन हार्मोन टी सेल या टी लिम्फोसाइट के मेचुरेशन के लिए उत्तरदायी होता है। तो अगर अपन इसको इनडायरेक्टली बोले तो इनडायरेक्टली, डायरेक्ट तो ये काम हो गया इसका, इनडायरेक्टली ऐसा बोले अपन कि ये हार्मोन हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और अगर इस हार्मोन के अगर मान के चलो अंडर सिक्रेशन हो जाता है तो हमारी बॉडी में एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का नाम होता है मायस्थेविया ग्रेविस। मायस्थेविया ग्रेविस एक टाइप का न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, मतलब तंत्रिका पेशी विकार है। इस बीमारी में क्या होता है, व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाता है, मतलब व्यक्ति को लकवा हो जाता है। ठीक है ना, तो ये तो हो गए तीन चीजें, तीन कॉन्सेप्ट, थाइमस ग्लैंड, क्लॉक ऑफ एजिंग, इसका हार्मोन थाइमोसिन, थाइमोसिन हार्मोन का फंक्शन टी सेल का मैच्योरेशन करना। टी सेल या टी लिम्फोसाइट ही नाम क्यों पड़ा उनका, क्योंकि ये थाइमस में मैच्योर होती है, मतलब थाइमस में परिपक्व होती है, इसलिए इनका नाम पड़ गया टी लिम्फोसाइट। 12th की क्लास में जब आप पहुंचोगे तो 12th में कहा तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि टी सेल या टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन या परिपक्वन कहाँ होता है। तो टी लिम्फोसाइट या टी सेल का मैच्योरेशन आपके थाइमस में होता है, बनती बोन मेरो में, पर मैच्योरेशन थाइमस ग्लैंड में होता है। और फंक्शन क्या होता है वही मैंने अभी आपको बता दिया, एंटीजन की पहचान करना, रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन। ठीक है, अब उसके बाद एक और ग्लैंड होती है जो हमारे
थैलेमस के अराउंड रहती है। हमारा हाइपोथैलेमस के नीचे तो रहती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम लोग हाइपोफाइसिस सेरिब्री कहते हैं, और उसको हमारे शरीर की मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। मास्टर एंडोक्राइन जो ग्लैंड रहती है, वो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड को फंक्शन को रेगुलेट करती है। वो हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो में समझ चुके हैं ऑलरेडी। अब जो ये जो अपनी पीनियल ग्लैंड है, इसको एपीफाइसिस सेरिब्री भी कहते हैं। एपीफाइसिस सेरिब्री मतलब ये हाइपोथैलेमस के ऊपर रहती है, अराउंड थैलेमस। थैलेमस भी ब्रेन का एक भाग है, फोर ब्रेन का, अग्र मस्तिष्क का। अभी हम जब ब्रेन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जब आपको समझाएंगे। उस रीजन में ये सेल, ये ग्लैंड रहती है, और इस ग्लैंड के बारे में कहा गया है कि ये हमारे शरीर की जैविक घड़ी है। जैविक घड़ी मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक है। जैसे हम लोगों को हर घटना का, हर चीज जो हमारे आसपास चेंज होती है, जैसे मान के चलो दिन होता है, रात होता है, सीजन चेंज होते हैं, ठीक है ना, ये सब जो हमें एहसास होता है, इन सब चीजों का एहसास करवाने का कार्य ये हमारी बॉडी में ये ग्लैंड करती, जिसको हम लोग पीनियल ग्लैंड कहते हैं। पीनियल ग्लैंड को हमारे शरीर की जैविक घड़ी कहते हैं। जैसे ये अपन टाइम देखते हैं रिस्ट वॉच से, या जो वॉल वॉच रहती है उस पर अपन देखते हैं, तो वो आपको एक फिजिकल टाइम बता रही है, पर आपकी बॉडी का जो बायोलॉजिकल टाइम है, कि आपको कितने घंटे सोना है, कितने घंटे जागना है, कब आपको प्यास लगेगी, कब आपको भूख लगेगी, कब आपको नींद आएगी, कब आपको मूत्र त्यागने की इच्छा होगी, कब आपकी बॉडी में किस प्रकार की फीलिंग्स आएगी, ठीक है ना, समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना, आपकी इमोशंस क्या होगी, ये सारी जो प्रोसेस है, इन सारी प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम बायोलॉजिकल क्लॉक करती है। इस बायोलॉजिकल क्लॉक का नाम होता है पीनियल ग्लैंड या पीनियल बॉडी, या इसी का एक नाम होता है एपीफाइसिस सेरिब्री, ठीक है ना। ये जो ग्लैंड होती है, इसको एक समवेयर सब बुक में ऐसा लिखा है कि जब ऐसा, हालांकि लिखना नहीं है एग्जाम में, ये तो मैं आपको बता रहा हूं, बट बुक में लिखा है टू द फैक्ट, कि इसे हमारे शरीर की आत्मा भी कहते हैं। ऐसा बोलते हैं कि जब इंसान मरता है तो उसकी जान यहीं से निकलती है, पीनियल ग्लैंड से, ठीक है ना। अब ऐसे गांव में तो ऐसा बोलते हैं कि जहां से जान निकली वो बॉडी पार्ट खुला रह जाता है। मतलब जैसे कहीं का व्यक्ति मरा और इसकी आंख खुली रह गई, क्योंकि इनकी आंख, जान आंख में से गई। किसी का मुंह खुला रह गया तो मुंह में से गई, ठीक है ना। ऐसे ये तो अलग अलग भ्रांतियां हैं, ठीक है ना, बट ऐसा बुक में लिखा है कि बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ साथ इसको हमारे शरीर की आत्मा भी कहते हैं, सोल ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। अब इससे दो हार्मोन से निकलते हैं, एक हार्मोन निकलता मिलेटोनिन और एक निकलता सीरेटोनिन, ठीक है ना। मिलेटोनिन हार्मोन का एग्जैक्ट क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, स्पेशली जब भी हम ह्यूमन बीइंग की या मेमेलियन एनिमल की बात करते हैं, तो इसका एग्जैक्ट फंक्शन तो स्टिल येट नॉट नोन, मतलब अभी तक ज्ञात नहीं है। बट एक प्रोबेबल अपन कह सकते हैं, मिलेटोनिन मतलब मिलेनिन, मिलेनिन मतलब स्किन, स्किन मतलब पिगमेंट, स्किन का पिगमेंट, मतलब ये हमारी बॉडी कलर को रेगुलेट करता है। मतलब हमारे शरीर में किस अमाउंट में मिलेनिन निकलेगा, ठीक है ना। देखना आप लोग, जो बॉडी पार्ट हमारा कपड़ों से ढका रहता है, वो उस पार्ट से गोरा रहता है, जो पार्ट हमारा एक्सपोज रहता है सूर्य के प्रकाश में। जैसे ये हाथ है अपना, ये हाथ खुला रहता है, मान के लो अपन फुल आस्तीन के कपड़े पहनते हैं, तो ये वाला भाग थोड़ा सा आपका डार्क कलर में रहेगा, और जो पार्ट आपका कवर्ड है क्लॉथ से, वो उसका कलर, और इस कलर को आप मैच करोगे तो आपको अंतर दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो मिलेनिन पिगमेंट जो है, उस मिलेनिन का सिंथेसिस ज्यादा होता है सनलाइट में, ठीक है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है वो, तो मिलेनिन ज्यादा सीक्रेट होता है। तो जो व्यक्ति धूप में काम करता है, मतलब रिमेन लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू द सनलाइट, उसकी बॉडी का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, ठीक है ना। और उन, देखना आप लोग भले उन रीजन्स में, वर्ल्ड के उन रीजन्स में जहां का टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है ना, जैसे आपको अफ्रीकन कंट्रीज है ना, उन अफ्रीकन कंट्रीज के जो लोग रहते हैं वो ब्लैक रहते हैं, काले रहते हैं, निग्रो रहते हैं। और जिन कंट्रीज का रीजन का टेम्परेचर बहुत कम रहता है थ्रू आउट द ईयर, अमेरिका, जितनी भी यूरोपियन कंट्री है, ब्रिटेन,
इन देशों में लोग गोरे हैं, क्योंकि वहां पर मोस्ट ऑफ पार्ट में, मोस्ट ईयर के 365 डेज में से 365 डेज में से आप देखेंगे एक एवरेज टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस रहता वहां का, और अपने इंडिया का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस रहता है, 35 से अबव रहता है। तो अपने जहाँ पे धूप, मतलब अपने जहाँ गर्मी ज्यादा है, उन रीजन में ठंड ज्यादा है, तो इसलिए वो ठंडे रीजन में जो रहने वाले जो लोग हैं, आप अपने देश में चाहो ज्यादा दूर को जाओ, अमेरिका, आप तो जम्मू कश्मीर में चले जाओ, जम्मू कश्मीर के लोग कितने गोरे रहते हैं, क्योंकि वहां वर्ष भर ठंडा ही रहती है, उसमें भी कश्मीर में, जम्मू में नहीं। कश्मीर जो कि ठंडा बर्फीला प्रदेश है उसका, जम्मू में तो गर्मी रहती है, जहाँ वैष्णो देवी जी का मंदिर है। ठीक है ना, आया समझ में? तो ये इस टाइप का मैंने कहा ना कि ये सब हार्मोन से रेगुलेट होता है। मिलेनिन हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें रहता है। सीरोटोनिन जो है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस है, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर मतलब हमारे शरीर के अंदर जो तंत्रिका आवेग होते हैं, उन तंत्रिका आवेगों के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस पीनियल ग्लैंड से आपके दो हार्मोन निकलते हैं, मिलेटोनिन और सीरोटोनिन। यदि अगर आप मुझसे पूछो हॉनेस्टली कि 11th में क्या क्वेश्चन आएगा, तो 11th में मैं आपको अभी बता देता हूँ, यही क्वेश्चन आएगा कि शरीर की जैविक घड़ी के नाम से किसको जाना जाता है, मतलब विच ग्लैंड इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी। तो उसका आंसर होगा पीनियल ग्रंथि या पीनियल बॉडी या एपिफाइसिस सेरिब्री। अगर आपने पीनियल ग्रंथि लिख दिया तो भी राइट आंसर, मतलब पीनियल ग्लैंड। पीनियल बॉडी लिख दिया तो भी राइट आंसर है। अगर आपने एपिफाइसिस सेरिब्री लिख दिया तो भी राइट आंसर है। ठीक है ना, तो ये आपकी दो और इंपॉर्टेंट ग्लैंड हो गई, थाइमस ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, है ना। टेस्टिस, ओवरी, प्लेसेंटा, इनसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं वो मैं आपको प्रीवियसली समझा चुका हूँ। एक और छोटा सा बता देते, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो रहता है उससे हार्मोन तो नहीं निकलते, न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस निकलते हैं, जो रिलीजिंग फैक्टर बोलते हैं उनको, आरएफ। मतलब ऐसा बता देना, अपन ने क्या कह दिया कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज द बॉस ऑफ द ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब सारी एंडोक्राइन ग्लैंड की बॉस है वो, मास्टर है। बट पिट्यूटरी ग्लैंड इटसेल्फ इज अंडर द हाइपोथैलेमस, मतलब हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है। जैसे सपोज करो अपन ने कहा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड कब निकालेगी, जब हाइपोथैलेमस से ये फैक्टर निकलेगा, थाइमस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज फैक्टर। ठीक है ना, इसी प्रकार से एसीटीएचआरएफ, एमएसएचआरएफ, ठीक है ना, ये सारे रिलीज फैक्टर हाइपोथैलेमस निकालता है। इसलिए हाइपोथैलेमस को भी हम लोग न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड की श्रेणी में रखते हैं। इसलिए आजकल एंडोक्राइनोलॉजी शब्द की जगह न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी वर्ड यूज करने लग गए। ठीक है ना, मतलब अब पहले ये ब्रांच जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें ये जितनी भी हमने एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ी और उनके हार्मोन्स पढ़े, इसकी स्टडी को एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता था। ठीक है ना, अब आजकल इसका नया नाम चेंज कर दिया उन्होंने, मतलब इस ब्रांच को एंडोक्राइनोलॉजी ना कहते हुए न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम का भाग है, और हाइपोथैलेमस का किसके ऊपर रेगुलेशन है, पिट्यूटरी ग्लैंड का के ऊपर है। और पिट्यूटरी ग्लैंड किसके ऊपर रेगुलेट है, मतलब कौन सी ग्लैंड को रेगुलेट करती है, हमारी बॉडी की लगभग सभी एंडोक्राइन ग्लैंड को आपने देखा, थाइमस सॉरी थायराइड ग्लैंड, आपकी एड्रिनल ग्लैंड, आपके सारे गोनट्स, टेस्टिस, ओवरी, है ना, ये सारी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर में है। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हमारा हाइपोथैलेमस। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि इसका ज्यादा से ज्यादा अगर क्वेश्चन आया परीक्षा के अंदर, तो ऐसा पूछ सकते हो कि पीयूष ग्रंथि को कौन सा, मस्तिष्क का कौन सा भाग कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है, मतलब विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड, तो उसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस आप सभी को मालूम है, हमारा जो फोर ब्रेन होता है, प्रोजेंसिफेलान, हमारा जो अग्र मस्तिष्क है उसका एक भाग है हाइपोथैलेमस, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है ये हमारे
ब्रेन का अग्र मस्तिष्क का आफ्टर सेरिब्रम, मतलब ब्रेन के 4-5 भाग ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिबेलम और पोन्स वेरोलाई। ये 5 पार्ट बहुत क्रिटिकल पार्ट होते हैं ब्रेन के, ठीक है ना। समझ में आए कि नहीं। ऐसे तो सभी पार्ट का अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है, बट जहां तक बात करें कि बॉडी को होल एट ए होल बॉडी को रेगुलेट करने की ब्रेन के द्वारा, तो ये 5 पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हाइपोथैलेमस से मोचक कारक निकलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं उनको रिलीजिंग फैक्टर्स, और वो रिलीजिंग फैक्टर किसको रेगुलेट करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है ना, मतलब पीयूष ग्रंथि को। और पीयूष ग्रंथि किसको रेगुलेट करेगी, हमारी बॉडी की दूसरी अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्त्रावी ग्रंथियों को, ठीक है ना। इस प्रकार से आज हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा चैप्टर था ये, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। ये वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। एट द लास्ट में आपको इस चैप्टर के, क्योंकि अब इतना तो तुम लोग नहीं करोगे 11th में, क्योंकि जब तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की करोगे तैयारी जब ही पढ़ोगे इतने डिटेल से, तो पर अभी मैं आपको 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं। एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका, हार्मोन्स क्या है, उन हार्मोन्स की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। व्हाट इज हार्मोन, राइट देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि। अब पिट्यूटरी ग्रंथि में आपका एडिनो हाइपोफाइसिस से निकलने वाले हार्मोन भी पूछ सकते हैं, और न्यूरो हाइपोफाइसिस वाले भाग से भी निकलने वाले हार्मोन पूछ सकते हैं। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा एग्जामिनर के ऊपर, वो कौन से रीजन पर। पिट्यूटरी ग्लैंड 100% श्योर है, आएगी परीक्षा में। उसके बाद फिर आपके थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के द्वारा निकलने वाले हार्मोन्स और उनके कार्य, और थायराइड ग्रंथि की जो हार्मोन्स की जो इम्बेलेंस हो जाता है, मतलब हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, उनके कारण से कौन कौन सी बीमारी होती है, ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब वन वर्ड में क्या आएंगे, वन वर्ड में ये आएंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि किस ग्रंथि को क्लॉक ऑफ एजिंग कहते हैं, किस ग्रंथि को वैता की घड़ी कहते हैं, किस ग्रंथि को शरीर की मास्टर अंतःस्त्रावी ग्रंथि कहते हैं, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, किसको जैविक घड़ी कहते हैं, ठीक है ना। पर्टिकुलर किसी हार्मोन के बारे में पूछ सकते हैं, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाए जाते हैं, इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन क्या है, ठीक है ना। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। ओके, कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, ऑल द बेस्ट।